नमस्कार मित्रों। आज जैसे हमें कॉलेजियम व्यवस्था की बात करनी है। कॉलेजियम व्यवस्था न्यायालय में न्यायाधीश चुनने की एक प्रक्रिया के तहत आता है। अगर हम न्यायालय की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ का सबसे बड़ा सबसे बड़ा न्यायालय में अधीनस्थ या सर्वोच्च की उपाधि रखता है। अगर हम न्यायालय की बात करें तो न्यायालय आवश्यक क्यों है? एक लोकतांत्रिक समाज में न्यायालय वही काम करता है जैसे कि किसी घर बनाने में सीमेंट काम करता है। अगर न्यायालय की उपलब्धियों में बात देखें या न्यायालय के कार्यों में देखें तो ये हमारे भारत के जो संवैधानिक जो संरचना है उसको केंद्र एवं राज्य जो हमारा संघीय व्यवस्था है उसके विवादों को देखता है और संविधान के सबसे बड़े प्रहरी के रूप में, मूल अधिकारों के रक्षक के रूप में उसे देखा जाता है तथा विधि के शासन की स्थापना में सबसे बड़ा किरदार निभाता है। जब कभी देश में कुछ होता है या लोगों की आशा टूट जाती है उस समय भी न्यायालय ने अपनी मान्यता, अपनी गरिमा को बनाते हुए ऐसे कई लैंडमार्क्स डिसीजंस लिए जो कि भारत के स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता को बनाए रखने में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तथा एक नागरिक केंद्रीय समाज की स्थापना में भी बहुत महत्वपूर्ण रोल निभा सके वो। अब जैसे कि हम देखें कॉलेजियम व्यवस्था क्या है? जब शुरू-शुरू में हुआ तो आर्टिकल 124(2) के तहत ये प्रावधान किया गया कि कैसे न्यायाधीश की नियुक्ति होगी। उसमें कहा गया कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जज के माध्यम से वो करेगा, सलाह लेगा। लेकिन ये क्वेश्चन उठा, क्या वो सलाह वो मान सकता है कि नहीं मान सकता? बाध्यकारी है कि नहीं है? इसके मामले में विवाद शुरू हुए। पहले क्या होता था कि सीजेआई जो वरिष्ठतम सदस्य होता था, वरिष्ठतम जज होता था, उसी को बना दिया जाता था। तो कई सारे प्रश्न चिन्ह खड़े होने शुरू हुए, बहुत सारे विवाद शुरू हुए। 1973 में वरिष्ठतम सदस्य की जज की परंपरा को तोड़कर जब 1977 में तोड़ा गया, जब एनएच बेग को एचआर खन्ना की जगह बनाया गया। इसी विवादों की कड़ी में एक बार जब हम लोग वहाँ जाते हैं तो एसपी गुप्तावाद वर्सेस भारतीय संघवाद केस हुआ। उस वाद में ये हुआ कि न्यायपालिका ने माना कि राष्ट्रपति बिल्कुल भी सलाह मानने के योग्य नहीं है, लेकिन सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन जब ये डिसीजन आया तो इससे ये काम हो गया कि जो कार्यपालिका उसकी पूरी तरह से दखल बढ़ जाएगी। तो इसलिए दूसरा केस हुआ जिसमें एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस इंडियन संघवाद था। उसमें जब भारतीय संघवाद के केस हुआ तो उसमें पहली बार एक कॉलेजियम व्यवस्था की स्थापना की गई, जिसमें एक सीजेआई और 2 वरिष्ठतम जजों को शामिल किया गया तथा उनकी सलाह पर सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज चुने जाएंगे। और उस आधार पे कहा गया कि लेकिन उस सलाह को बाध्यकारी बनाया गया। जब तीसरा केस हुआ तो उस केस में जजों की संख्या बढ़ाकर 4 कर दी गई उस कॉलेजियम में। इस तरह कॉलेजियम व्यवस्था में 4 वरिष्ठतम सदस्य हो गए और 1 तो सीजेआई हो गया। लेकिन फिर उसके बाद इस व्यवस्था में कॉलेजियम व्यवस्था आई तो, लेकिन आप खुद सोचिए ऐसा कॉलेजियम व्यवस्था जिसमें 4 लोग डिसाइड करके अपने ही मन से करने लगे, ठीक? ना उसमें कोई निर्धारित मानदंड है, ना कोई स्पष्ट गाइडलाइंस है। तो फिर जहाँ चीज़ों को सकते हैं, किसी चीज़ को पेटेंट दे दिया जाता है, किसी चीज़ को निर्धारण करने की क्षमता किसी को दे दी जाती है, उसका दुरुपयोग होना खुद ब खुद शुरू हो जाता है। जैसे कि आज ही हम देख सकते हैं डी वाई चंद्रचूड़ के चाचा सीजेआई थे, तो मतलब वही के परिवार के, वही के जैसे हम राजनीति में समझते हैं परिवार व्यवस्था, भाई भतीजावाद आ गया, उस तरह न्याय व्यवस्था में भी भाई भतीजावाद आ गया। इसलिए चौथा केस हुआ जिसमें 99 संशोधन के द्वारा न्यायिक व्यवस्था लाई गई थी, न्याय चुनाव प्रक्रिया लाई थी, लेकिन उसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। लेकिन अब इस कॉलेजियम व्यवस्था की हम जैसे कि अभी हमने बताया कि भाई भतीजावाद बहुत बड़ी समस्या बन गई है, और समस्या की बात तो जो बनी तो वो बनी ही, लेकिन उसने न्यायिक व्यवस्था को बहुत तरह से प्रभावित करना शुरू कर दिया। जो लेकिन इसके इसके दो दूस इसके एक सकारात्मक परिणाम भी थे, क्योंकि जब देश में भ्रष्टाचार, आपराधिक गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। 1990s के डेकेड में हमारे यहाँ राजनीतिक अस्थिरता थी। उस समय इसी कॉलेजियम व्यवस्था के द्वारा चुने गए न्यायाधीशों ने ऐसे लैंडमार्क डिसीजंस दिए जो कि आज भी भारतीय संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर मानते हैं। उन्होंने चुनाव की स्वतंत्रता हो गया, भारतीय धर्मनिरपेक्षता हो गया, स्वतंत्रता हो गया, बंधुत्व का आदर्श, ऐसे कई सारे आदर्श दिए। इसलिए लेकिन हम किसी व्यवस्था के परिणाम को देख के ये नहीं कह सकते कि वो खराब है या बुरा है। लेकिन जब हम एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हैं तो वहाँ पारदर्शिता एक महत्वपूर्ण विधि होती है। जब तक किसी शासन व्यवस्था में
पारदर्शिता नहीं हो तो उसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया कैसे कह सकते हैं। इसलिए हमें इस न्याय व्यवस्था में ही पारदर्शिता लानी पड़ेगी, नहीं तो इसका इसका दुष्परिणाम ये होगा कि अयोग्यता की वो हो जाएगी। जब अयोग्यता ही इतनी न्याय व्यवस्था में अयोग्यता ऐसा ऐसा दुष्चक्र है जिसके द्वारा हम ये कह सकते हैं कि नहीं ये बहुत खराब हो जाएगा, क्योंकि जब उसी को एक संविधान का अंतिम व्याख्या करता है तो अयोग्य व्यक्ति करेगा तो वो संविधान की गलत आदर्शों को व्याख्या कर सकता है या गलत तरीके से कर सकता है, जिससे समाज में जिससे समाज अपनी मूल संरचना को खो सकता है और संविधान का मूल आदर्श ही खो सकता है। इसलिए संविधान के अनुरूप आदर्शों के अनुरूप और उनके आदर्शों को सही समझाने के लिए कॉलेजियम व्यवस्था में सुधार की बहुत अधिक आवश्यकता है।